देखो, ये हमने जो एक टॉपिक किया था कि सेंट्रल बैंक के फंक्शंस में कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, तो हाउ सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स क्रेडिट हम लोगों ने किया था कि कुछ क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं और कुछ क्वालिटेटिव होते हैं। क्या डिफरेंस होता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में? क्वांटिटेटिव आप मेजर कर सकते हो न्यूमेरिकल में किसी। हाँ, ये तो क्वांटिटेटिव टर्म की डेफिनेशन हो गई। मैम, क्वांटिटेटिव वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट डिसाइड करता है और क्वालिटेटिव फ्लो ऑफ क्रेडिट डिसाइड करता है। दैट्स गुड। क्वांटिटेटिव वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट डिसाइड करता है एंड क्वालिटेटिव फ्लो ऑफ क्रेडिट डिसाइड करता है। प्लस क्वांटिटेटिव एप्लीकेबल टू ऑल कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जबकि क्वालिटेटिव एप्लीकेबल टू स्पेसिफिक बैंक्स ओनली। वो ज़रूरी नहीं है कि सभी बैंक्स पे इक्वली एप्लीकेबल हों। ठीक है, दिस इज़ द डिफरेंस। अब इसमें जैसे कि बैंक रेट एंड रेपो रेट है। बैंक रेट एंड रेपो रेट होता है कि द रेट विच इज चार्ज्ड बाय सेंट्रल बैंक फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। ठीक है ना, ये रेट है चार्ज्ड बाय सेंट्रल बैंक फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। बस डिफरेंस क्या होता है कि बैंक रेट हमारा जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और रेपो रेट हमारा शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो जो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं उनके लिए रेपो रेट टर्म यूज़ हो रही है और जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं उसके लिए बैंक रेट यूज़ हो रहा है। दिस इज़ अ डिफरेंस, मेजर डिफरेंस। ठीक है, बाकी दोनों में कॉमन बात ये है कि दोनों ही वो रेट हैं दैट इज़ चार्ज्ड बाय सेंट्रल बैंक फ्रॉम कमर्शियल बैंक। अब अगर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से ज़्यादा चार्ज करेगा तो कमर्शियल बैंक आगे पब्लिक से ज़्यादा चार्ज करेगा। ठीक है, तो हम कहाँ पढ़ते हैं डिक्रीज इन मनी सप्लाई। अगर हमें क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट करना है, मतलब क्रेडिट हमें कम करना है, यानी कि मार्केट में मनी फ्लो हमें कम करना है। ठीक है, तो हमें मनी सप्लाई कम करनी है, हमें लोगों की परचेजिंग पावर कम करनी है। तो जब हम क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं मार्केट में मनी फ्लो को कम करने की। लेकिन जब हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं मनी सप्लाई को बढ़ाने की, लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ाने की। तो अब थोड़ा सा लॉजिकली सोच के बताओ कि बैंक रेट एंड रेपो रेट दोनों ही केसेस में क्या होगा, किस केस में इंक्रीज होगा और किस केस में डिक्रीज होगा। नोट डाउन बाद में कर लेना, पहले समझ लो। कॉन्ट्रैक्शन में इंक्रीज होगा। अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तुम ऐसा बोल रहे हो, इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, सेंट्रल बैंक इंक्रीज करेगा तो कमर्शियल बैंक भी इंक्रीज कर देंगे, तो लोग लोन कम लेंगे, तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर इन दोनों केसेस में इंक्रीज हो गया और यहाँ पर डिक्रीज हो गया। अब हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। दिस इज द रेट गिवन बाय सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक्स। मतलब ये वो रेट है जो कि अब सेंट्रल बैंक पे कर रहा है कमर्शियल बैंक्स को। समझ रहे हो, मतलब कमर्शियल बैंक को कहीं और से इंटरेस्ट इनकम ना हो तो सेंट्रल बैंक ने ही उस इंटरेस्ट इनकम के लिए बात कर ली। यहाँ तो एक्सपेंस है, ये तो दोनों एक्सपेंस हैं, लेकिन ये इनकम है कमर्शियल बैंक के लिए, ये कमर्शियल बैंक के लिए इनकम है। समझ रहे हो, रेट क्या हुआ, रिवर्स रेपो रेट वो रेट हुआ विच इज़ गिवन बाय सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक्स। जो भी उनकी एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स हैं जो कमर्शियल बैंक्स ने अपने सेंट्रल बैंक के पास रखे हैं, तो सेंट्रल बैंक उसके बदले में उनको उस पर इंटरेस्ट दे रहा है। तो अब क्या होगा, किस केस में उधर डिक्रीज होगा, इधर इंक्रीज। क्यों, क्योंकि रिवर्स लिखा इसलिए तुमने रिवर्स बता दिया। हाँ,
अगर इंक्रीज होगा, अगर डिक्रीज हुआ तो कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट कम मिलेगा, तो वो लोन थोड़ा कम देगा क्योंकि उसको भी अपने पास पैसे रखने हैं, तो मनी सप्लाई कम होगी। अब इसको दूसरे ढंग से समझो कि अगर कमर्शियल बैंक्स बाहर लोन देते, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट उन्हें सेंट्रल बैंक दे रहा है, तो बाहर लोन नहीं देगा। यानी कि अगर उन्हें मनी सप्लाई को डिक्रीज़ करना है कि वो मनी सप्लाई कम हो, तो वो इसको इंक्रीज़ कर देंगे, रिवर्स रेपो रेट को। अब क्या हो रहा है, कमर्शियल बैंक्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख रहे हैं। कमर्शियल बैंक्स को जो अमाउंट, जो इंटरेस्ट वो बाहर से मिलता, अगर उससे ज़्यादा इंटरेस्ट सेंट्रल बैंक से मिल रहा है, जहाँ पे डिफ़ॉल्टर होने के चांसेस भी नहीं है, तो जो कमर्शियल बैंक्स के पास अपना सरप्लस अमाउंट है, इंस्टेड ऑफ गिविंग लोन दे विल डिपॉजिट दैट मनी विद सेंट्रल बैंक। तो वो रिवर्स रेपो रेट को भी इंक्रीज ही कर देंगे और यहाँ पे डिक्रीज कर देंगे। समझ में आया लॉजिक? कि दोनों ही केसेस में, यानी कि तीनों रेट्स, बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, तीनों ही रेट्स अगर हमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट करना है तो इंक्रीज होंगे, और अगर हमें एक्सपेंशन करना है तो डिक्रीज होंगे। लॉजिक से समझो तो इसमें तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा, आराम से लिख लेना, पहले समझ लो। लिखने पे कंसंट्रेट करने लग जाते हो कि जैसे मैम घूमे वैसे ही हम लिख लें, तो फिर समझने पे कंसंट्रेट नहीं करते हो, क्योंकि ध्यान तो मेरी बॉडी पर है कि मैं कब इधर घूमूं और कब हम लिख रहे हैं। आंटी, जब पूछा जाए कि बैंक रेट कैसे इफेक्ट करता है मनी क्रिएशन ऑफ, तो ये कर रहा है ना बैंक रेट, तो मतलब वो वैसे स्टेप होंगे ना जैसे रेपो रेट के हैं? हाँ हाँ बिल्कुल सेम। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म से कुछ फर्क नहीं होता? फिर कैश रिजर्व रेशो क्या होती है? परसेंटेज ऑफ नेट डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक टू बी केप्ट विद सेंट्रल बैंक। और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो क्या होती है? परसेंटेज ऑफ नेट डिपॉजिट्स भी कह सकते हैं, नेट लाइबिलिटीज भी कह सकते हैं, दोनों ही केसेस में, ऑफ कमर्शियल बैंक्स टू बी केप्ट विद themselves। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल अपडेटेड रखनी है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। नेक्स्ट क्लास के लिए ये आपकी एक्टिविटी है कि आप ये सर्च करके लाएंगे कि प्रेजेंट बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, ये सब कितना कितना है, ये सारा आप नोट डाउन करके लाएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि इस बार अभी नोट कर लिया तो ये यही रहेगा, चेंज होता रहता है, तो पूरे साल कीप अपडेटेड कि कितना रहता है। ठीक है, ये आपके न्यूज़ में कभी भी आए तो मेन न्यूज़ होनी चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली जो CUT में एग्ज़ाम में आया उसमें तो उन्होंने ये दे दिया कि इन सबको सीक्वेंस में, ऑर्डर में एडजस्ट करो, असेंडिंग ऑर्डर में सबके रेट्स को। ठीक है, और करंट रेट भी पूछ लिया कि एक सेशन में उन्होंने सीक्वेंस में करने को दिया और एक सेशन में उन्होंने करंट CRR पूछ लिया कितना है। ये क्योंकि इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए नेक्स्ट क्लास में सब लोग लेकर आएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं LRR। तो अब बताओ क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये रेशोज इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी? CRR में अगर इंक्रीज हुआ तो पहले वाले में आएगा, और SLR डिक्रीज, SLR इंक्रीज हुआ तो इसमें आएगा। इसमें किस में बोलता है, पहला दूसरा क्या? इंक्रीज इन। आप मुझे बताओ कि ये रेशोज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट में इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी, एक्सपेंशन में इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी? इतनी सी बात बता दो। रेशो कॉन्ट्रैक्शन में इंक्रीज होगा। यस मैम। और डिक्रीज होगा एक्सपेंशन में। क्यों? क्योंकि अगर RBI ने कैश रिजर्व रेशो बढ़ा दिया
तो बैंक को और पैसे जमा करने पड़ेंगे आरबीआई में, तो उनके पास अवेलेबल, कम हाँ, हो जाएंगे, तो लोन अगर वो कैश रिजर्व रेशो या स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, दोनों ही रेशोज अगर वो इंक्रीज कर देंगे, तो इंक्रीज करने से क्या होगा, बैंक के पास जो अवेलेबल फंड है फॉर लेंडिंग वो कम हो जाएगा। तो अगर उन्हें लेंडिंग कम करनी है, रिडक्शन करना है परचेजिंग पावर में, तो ये दोनों ही रेशो उन्हें इंक्रीज करनी होगी, जबकि ये डिक्रीज करनी होगी। ठीक है, समझ में आया? फिर ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होती हैं? परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जो भी हमारी सेंट्रल बैंक की सिक्योरिटीज़ हैं, टू कमर्शियल बैंक्स एंड टू जनरल पब्लिक। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जनरल पब्लिक को इशू होती हैं। तो ये जो सेल परचेज ऑफ, सेलिंग एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ हैं, जो ऑफिशियल सिक्योरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, तो किस में परचेज होगा और किस में सेल होगा? यहाँ परचेज या यहाँ परचेज? ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब होता है सेल परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। मैम कॉन्ट्रैक्शन में परचेज होगा, मतलब परचेज हम उसके बीच ले रहे हैं ना, Contraction में sale होगा। उससे हम तो ये देख रहे हैं कि मार्केट में इम्पैक्ट ये आना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन में सेल होगा, सेल होगा। क्यों? आरबीआई अगर सेल करेगा तो वो लोग परचेज करने लग जाएंगे। अगर आरबीआई सेल करेगा तो सेल करने से कमर्शियल बैंक ये परचेज करेंगे सिक्योरिटीज़ को, तो कमर्शियल बैंक की जो मनी है वो डाइवर्ट हो जाएगी और यहाँ पे परचेज करने लग जाएगा। हम ये जो SLR है जो बैंक अपने पास रख रहा है, तो वो लोन देने के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकता? नहीं, तो उसका वो उनके पास लिक्विड फॉर्म में बस रहना चाहिए। इमरजेंसी से। हाँ, क्वालिटेटिव मेजर्स में एक ही है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? जैसे कि कोई भी असेट है, उस असेट के अगेंस्ट लोन लेना है, तो कितना मार्जिन मनी है? मान लो कोई असेट 10 लाख की है, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स 20% है तो उसको 8 लाख का लोन मिल जाएगा, 8 लाख का। ठीक है, वो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आप किस केस में मार्जिन रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज करेंगे और किस केस में डिक्रीज करेंगे? मार्जिन रिक्वायरमेंट कॉन्ट्रैक्शन में इंक्रीज नहीं करेंगे और उसमें डिक्रीज करेंगे, क्योंकि अगर उसमें हम इंक्रीज करेंगे तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, जहाँ पहले 20% का मार्जिन था, अब 30% का मार्जिन हो गया। तो जहाँ पहले 10 लाख की प्रॉपर्टी पर 8 लाख का लोन मिल रहा था, अब 7 लाख का लोन मिलेगा, तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे? मार्जिन रिक्वायरमेंट्स में हम कॉन्ट्रैक्शन के केस में इंक्रीज करेंगे, बिकॉज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स की वजह से अगर पहले 20% की मार्जिन रिक्वायरमेंट्स थी तो हमें 10 लाख की प्रॉपर्टी पे 8 लाख का लोन मिल रहा था, लेकिन अब वो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स 30% हो गई, तो हमें वो लोन 7 लाख रुपीज़ का मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इंक्रीज करेंगे और यहाँ पे डिक्रीज करेंगे। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? तो ये टॉपिक हमारा गवर्नमेंट बजट का बस रह गया था। अब गवर्नमेंट बजट का चैप्टर हमारा फिनिश हो गया ऑफिशियली। क्या? मनी एंड सप्लाई कर रहे थे ना। सॉरी, गवर्नमेंट बजट नहीं, तो ये टॉपिक हमारा मनी एंड बैंकिंग का फिनिश हो गया ऑफिशियली। क्वालिटेटिव में मोरल सक्सेशन, मॉरल सुएशन भी आता है, डायरेक्ट डिडक्शन भी आता है, सब आता है, लेकिन हमारा यही है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी हम अभी पूरा चैप्टर डिटेल में और भी पढ़ने वाले हैं आगे चल के। मैंने तो अभी तुम्हें कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। तो मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर ऑफिशियली आज तुम्हारा ख़त्म हुआ। ठीक है, खेल लो, तुम खेल लो। तो लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर गेटिंग योर नोटिफिकेशंस एंड कमेंट। ठीक है, थैंक यू।